हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ क्लास 12 केमिस्ट्री। ठीक है, तो स्टार्टिंग में लेट मी जस्ट एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम कि ये एक बहुत ही ड्रेडेड टॉपिक माना जाता है केमिस्ट्री में। क्यों ऐसा? बिकॉज ऐसा है और ऐसा लगता भी है, जो कि सही है, कि इसमें बहुत सब चीज़ें याद करने की हैं। ठीक है, वी हैव लॉट ऑफ ट्रेंड्स, वी हैव लॉट ऑफ केमिस्ट्री, लॉट ऑफ मैकेनिज्म्स, लॉट ऑफ रिएक्शंस, बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में एक साथ पढ़ना होता है। ठीक है, जो कि सच है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ये सब सच है। बट इस टॉपिक को अप्रोच कैसे करना है, एक बार वो समझ में आ गया ना, फिर टॉपिक इतना मुश्किल, कोई भी टॉपिक इतना मुश्किल नहीं होता। बस एक चीज़ होती है, इनफैक्ट दो चीज़ें होती हैं, या तो आता है या नहीं आता है। ईजी और मुश्किल कुछ नहीं होता। ठीक है, सो इसीलिए इस टॉपिक को समझ, स्पेशली इस टॉपिक से पहले मैं एक छोटा सा 5 मिनट का ज्ञान दूंगी एंड देन वी विल स्टार्ट ऑफ विद द टॉपिक। सो लेट्स डू दैट। ठीक है, तो ये ज्ञान स्टार्ट करते हैं पहले तो। व्हाट डू यू थिंक, ये क्या है? ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, एक स्टार्टिंग लाइन है जहाँ तुम लोग अभी खड़े हो, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एंट्रेंस एग्जाम, लेट्स से नीट, जेई या बोर्ड एग्जाम, वॉट एवर। ठीक है, तुम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हो, तुम पी ब्लॉक पढ़ना स्टार्ट क्यों कर रहे हो? बिकॉज यू हैव अ थिंग इन माइंड, तुम्हें कहीं पहुँचना है, राइट? तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे तुम अभी खड़े हो। और ये क्या है? ये एक फिनिशिंग लाइन है या एंड पॉइंट है, यानी कि जो भी तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीट नीट, जेई, वॉट एवर, बोर्ड, ठीक है, वहाँ तुम पहुँच गए हो और तुमने वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, लेट्स से। ठीक है, तो ये दोनों में, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में डिफरेंस क्या होता है? या तो तुम उसको जीतोगे, या यू विल बी विनर इन दैट रेस, यानी कि तुम्हारा एंट्रेंस क्लियर होगा, यू विल गेट इन टू वेर यू वॉन्ट टू गेट इट। ठीक है, या तुम नहीं जीतोगे। ठीक है, दैट ऑल्सो इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो वो जीतने वाली जो एक लाइन है, उसके उसका व्हाट आर द थिंग्स दैट मैटर्स, ठीक है, स्पेशली इस चैप्टर के बारे में अगर मैं बोलूँ तो, राइट, इज दिस। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये चार चीज़ें अगर अचीव कर ली तो कोई भी टॉपिक हो, या पी ब्लॉक हो या कोई भी ब्लॉक हो, तुम कभी भी नहीं डरने वाले हो। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज कॉन्स्टेंट रिविजन। आज टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, अगर 5 दिन बाद कोई पूछे कि यार उसमें क्या था, तो यार हम भूल जाएंगे, पता नहीं क्या था यार, 5 दिन पहले पढ़ा था, याद नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ऐसा कब नहीं होगा? जब हर रोज़ हम टॉपिक को उठाएंगे, उसको उसकी रिविजन करेंगे, तब ऐसा डेफिनेटली नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड इज सॉल्विंग मैक्सिमम क्वेश्चंस। ये टॉपिक पढ़ना एक बहुत अच्छी बात है, समझना उससे भी अच्छी बात होती है। ठीक है, बट सबसे अच्छी बात क्या होती है? क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। क्योंकि जब तक आप वो नहीं करोगे ना, यू विल नेवर नो कि क्या तुम्हें एक्चुअली चीज़ें समझ में आ रही है, या इट जस्ट गोइंग मुझे बस चीज़ें समझ में आ रही है, क्वेश्चन तो नहीं हो पा रहे हैं। तो यार, हमें जो भी हमारा एंड पॉइंट है, जो भी हमारा एग्जाम है, वो हमें क्वेश्चंस करके तो पहुंचना है ना। तो क्वेश्चंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना मुझे टॉपिक समझ में आया हो, क्वेश्चन नहीं करा तो सब कुछ ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज प्रायोरिटाइजिंग टॉपिक्स। अब हमारे पास ऐसा नहीं कि एक टॉपिक है, दो टॉपिक है, 3 टॉपिक है, तो सबको अच्छे से पढ़ लो। नो, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, स्पेशली इस चैप्टर में। तो हम लोग सब में सारा में सेम टाइम तो नहीं दे सकते ना, बिकॉज टाइम तो सबके पास इक्वल ही है ना। तो हम लोग टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करेंगे, मतलब हम लोग नहीं, मैं ही करूँगी, बिकॉज आई नो व्हाट टॉपिक्स एट दिस पॉइंट आर इंपॉर्टेंट, विच आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं बोली जो इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे भी नहीं, नो, वी विल लुक एट एवरी टॉपिक, बट टाइम इन्वेस्टिंग टॉपिक्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्स्टेंट रिविजन थोड़ी ज़्यादा करेंगे, और टाइम इन्वेस्टिंग वाले जो नहीं है उनको साथ साथ देखते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज सिलेक्टिव एंड एफिशिएंट स्टडी। देखो, बहुत, एज ए सेड, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो सबको अच्छे से कर पाना नॉट दैट ईजी, कोई नहीं कर सकता। सब में सबको सब कुछ नहीं आता होता, हमेशा याद रखना। ठीक है, पर जितना आता है ना, उसको ऐसा कर लो कि उसमें से एक भी क्वेश्चन आए तो तुम ऐसा ना हो कि तुमसे ना हो पाए। ठीक है, तो इसीलिए सिलेक्टिव स्टडी, सब कुछ पढ़ लेना नॉट इम्पॉर्टेंट, और कोई कर भी नहीं सकता, और करना भी नहीं है यार, इतना टाइम किसके पास है। बट जो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, वो वही सिलेक्ट कर रहे हैं जो हमारे एंड पॉइंट की या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, और उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमने ना देखा हो या हमने किया ना हो। ठीक है, सो ऑन दैट नोट वी विल स्टार्ट विद पी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेट्स बिगिन। ओके, तो ये जो व्यू है, आई थिंक ये बहुत ही कॉमन व्यू है किसी भी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए, बिकॉज ये एक पीरियोडिक टेबल है, सबको पता होता है इसके बारे में। ओके, वी हैव अ टोटल ऑफ 118 नोन एलिमेंट्स, और ये सारे के सारे इस पीरियोडिक टेबल में दिख जाते हैं हमें। ओके, वी हैव अ टोटल ऑफ 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स, ये तो पता ही होगा, है ना। और ये जो पूरा का पूरा टेबल है, इसको हमने डिवाइड किया है 4 ब्लॉक्स में। वी हैव एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, तो जैसे जैसे हम एस ब्लॉक्स में होते हैं, एस ब्लॉक में हमारे पास सारे मोस्टली मेटल्स होते हैं, मोस्टली क्या, सारे के सारे मेटल्स होते हैं। एंड पी ब्लॉक के टूवर्ड्स द एंड हमारे पास सारे नॉन मेटल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि पी ब्लॉक में सारे नॉन मेटल्स हैं, नो। ठीक है, कुछ कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ कुछ नॉन मेटल्स, कुछ मेटलॉइड्स भी होते हैं। ठीक है, बट हम लोग मेटल्स से नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं डी ब्लॉक में होते हुए, इसीलिए हम लोग डी ब्लॉक को कभी कभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, बिकॉज वी आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम द मेटल्स टू नॉन मेटल्स। ठीक है, याद रखना इस बात को। ओके,
सो व्हाट वी हैव टू डू बेसिकली इज हमें ये पी ब्लॉक को आज पढ़ना है, उसमें भी नाइट्रोजन फैमिली को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके ठीक से लिखूँ तो ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। वी हैव ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, और उसमें से जो हमारे ग्रुप 13, 14 वो हम ऑलरेडी पहले 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो बेसिकली जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे सारे के सारे नॉन मेटल्स नहीं होते, वी हैव मेटल्स, ठीक है। तो जो तुम्हें टिक अभी हुए हैं वो हमारे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ऑल दीज बेसिकली टिक वाले एलिमेंट्स, ऑल दोज आर मेटल्स, ठीक है। वेयर एज जो अब मैंने रेड में टिक करे ये सारे मेरे होते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ कुछ तो मेटल जैसी होती है, कुछ कुछ नॉन मेटल जैसी होती है, कुछ बीच में होती है, ठीक है। दोज आर कॉल्ड योर मेटलॉइड्स, ओके। एंड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज़ एक बार याद कर लो कि कौन कौन से होते हैं हमारे बिस्मथ, सिलिकॉन, जर्मेनियम, arsenic, okay, tellurium, polonium, okay, antimony. So all these are your metalloids. And the last चीज जो हमारे नॉन टिक्ड है वो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पी ब्लॉक है ये बहुत ही वेरीड है, ये एक इंडिया है, ठीक है। जैसे हमारा जो वर्ल्ड होता है उसमें इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर एग्जिस्ट करते हैं ना, तो वैसे ही हमारा ये जो पी ब्लॉक है इट्स लाइक इंडिया, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स है। वी हैव मेटल्स ऑल्सो, मेटलॉइड्स ऑल्सो एंड नॉन मेटल्स ऑल्सो, ठीक है। और तो ये जो हमारे पास एज ए सेट पी ब्लॉक हम आज पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा 13th और 14th ग्रुप हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। कब पढ़ चुके हैं? जब हम 11th क्लास में थे, ठीक है। तो नहीं पढ़ा है तो यार प्लीज़ पढ़ लो, ठीक है। बिकॉज अभी इस टॉपिक में और 12th क्लास में हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं ग्रुप 15, 16, 17 और 18, ठीक है। और इनके कुछ निकनेम्स होते हैं, जैसे तुम सबका, मेरा सबका एक निकनेम होता है, राइट। तो वैसे ही हमारे ये जो 15 ग्रुप है इनको हम बोलते हैं निक्टोजेंस, ठीक है। क्यों बोलते हैं निक्टोजन इनको हम नाइट्रोजन फैमिली, तो जो भी हमारा पहला एलिमेंट है उसकी फैमिली बोल देते हैं उसको, ठीक है। सो नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है तो नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है तो ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन से फ्लोरीन फैमिली, ओके। एंड जो हमारा लास्ट वाला है उसको हम हीलियम फैमिली नहीं बोलते, नियॉन फैमिली बोलते हैं। क्यों? विल डिस्कस दैट लेटर, ठीक है। कुछ तो बात के लिए भी रखो यार, ठीक है। सो नाउ वी हैव नाइट्रोजन फैमिली को हम लोग निक्टोजेंस बोलते हैं, बिकॉज निक्टोजेंस मतलब जो सफोकेशन कॉज करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी जब भी होते हैं सफोकेशन बहुत कॉज करते हैं तो इसको हम लोग निक्टोजेंस कहते हैं। ऑक्सीजन को हम बोलते हैं चैल्कोजेंस, फ्लोरीन को हम बोलते हैं हैलोजेंस, और इनर्ट गैसेस को बोलते हैं हम नोबल गैसेस। तो आई थिंक ये बहुत ही ईजी चीज़ है याद करने के लिए, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस बाय। ओके, तो एज ए सेट आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द नाइट्रोजन फैमिली, यानी कि 15th ग्रुप जो नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है, जिसको हम निक्टोजेंस भी बोलते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास मेंबर्स कौन कौन से? वे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और एक और होता है जिसको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं बिकॉज वो हमारा रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे एलिमेंट्स है। सबसे पहली बात तो यार क्वेश्चन ये आ गया कि इसको हम लोग याद कैसे करें, ठीक है। कि हमारे नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15 में हमारे पास ये सब एलिमेंट्स है, ये याद कैसे किया जाए? वेल, एक निमोनिक है विच इज़ न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेकार। तो इनिशियल्स अगर तुम देखोगे तो वो मैच कर रहे हैं हमारे जो 15th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनसे, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका यार कोई बेकार नहीं है, ऐसा मत समझना, एवरीबडी इज़ गुड, बट ये याद करने का तरीका है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेकार, ओके। सो नाउ अब जैसे कि तुम देख रहे हो हमारे पास ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स सारे के सारे। अभी तो मैं नाइट्रोजन फैमिली तुम्हें याद कराई, ठीक है। जब हम बाकी फैमिलीज पढ़ेंगे हम उनको भी याद करेंगे अलग अलग तरीके से, बट बेसिकली एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जो होती है NS2NP126, जो होती है हमारी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। पी ब्लॉक को हम लोग पहले ही बात पी ब्लॉक बोल भी क्यों रहे हैं? बिकॉज हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन या जो भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो जाता है पी सब शेल में, इसलिए इनको हम पी ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। दैट इज द कंसेप्ट, दैट्स व्हाई वी कॉल देम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। बट पी में कितने जा रहे हैं? 1 जा रहा है, 2 जा रहा है, 3 जा रहा है, 4 जा रहा है, 5 जा रहा है, 6 जा रहा है, बिकॉज पी में हमारे टोटल 6 ही जा सकते हैं ना। उस पर डिपेंड करेगा कि वो कौन से हमारे ग्रुप का एलिमेंट है। तो अगर मैं 15 ग्रुप की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो सबसे पहले हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही पढ़ लेते हैं, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू टॉक अबाउट जब हम बात करेंगे किसी भी ग्रुप की। ओके, सो नाइट्रोजन की हमारा ग्रुप नंबर क्या है? इट इज़ 15, राइट। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल आर गोइंग टू बी 5, ठीक है। तो ये भी एक याद करने का तरीका होता है। 15 है तो 5 हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 16 है तो हमारे पास 6 हो जाएंगे, ठीक है, 17 है तो 7 हो जाएंगे, 18 है तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। तो ऐसे भी एक याद करने का तरीका होता है। सो बिकॉज नाइट्रोजन फैमिली की जो हमारी टोटल फैमिली है इट इज़ बिलोंग टू द 15th ग्रुप, तो 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास वैलेंस शेल में होने वाले हैं, ठीक है। अब 2 तो किसके पास जाएंगे? 2 तो जाएंगे हमारे पास एस के पास, बिकॉज एस के पास तो जाना ही है ना। बाकी 3 जाएंगे हमारे पी सब शेल में, एंड दैट इज़ वाई द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 15th ग्रुप इज़ NS2NP3, ठीक है। अब ये जो हमारा N है दिस कैन बी 2, 3, 4 डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड इट इज़ इन। तो मैं अगर नाइट्रोजन की बात करूँ तो इट्स अ सेकेंड पीरियड, इट इज़ 2s2 2p3। अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूँ इट इज़ द थर्ड पीरियड, तो इट इज़ 3s2 3p3। अगर उससे नेक्स्ट पे जाऊँगी तो इट इज़ 4s2 4p3, उससे नेक्स्ट पे 5s2 5p3। तो दिस इज़
nothing but the electronic configuration of or the general electronic configuration of the group 15 which is ns2np3, ठीक है। और अगर हम किसी भी इन जनरल p ब्लॉक की बात करेंगे, इट कैन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p विल वेरी, ओके। s में हमेशा 2 ही रहेंगे बिकॉज 2 तो वो फील्ड हैं ही, ठीक है। ऑलराइट, अब हम बात कर लेते हैं ट्रेंड की, ठीक है। तो हम लोग जब भी किसी फैमिली को पढ़ेंगे तो हम लोग उसके बहुत सारे ट्रेंड्स पढ़ेंगे, और ट्रेंड एक नहीं होता, एज यू नो बहुत सारे होते हैं। वी हैव एटॉमिक साइज, वी हैव आयनाइजेशन एंथैल्पी, मेटालिक कैरेक्टर, ओके, नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है, फिर बहुत बेसिकली बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। बहुत सारे इफेक्ट्स भी होते हैं, यू हैव समथिंग कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट, कुछ समथिंग कॉल्ड पेनिट्रेशन इफेक्ट, अरे बहुत कुछ होता है, ठीक है। बट एक ही चीज़ समझनी है, बाकी कुछ चीज़ कभी समझनी नहीं, एंड दैट इज़ योर एटॉमिक साइज। सब जितने भी मैंने इफेक्ट्स अभी बोले हैं ना, ऑल दैट आर डिपेंडिंग ऑन योर एटॉमिक साइज। और एक बार ये समझ में आ गया ना, फिर तो कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो एज यू कैन सी डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज हमारा बढ़ता है ना। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ कोर्स वी नो कि शेल्स बढ़ रहे हैं, है ना। शेल्स बढ़ रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, और जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमारे न्यूक्लियस से और दूर होता जा रहा है, तो ऑफकोर्स बहुत आसानी से अट्रैक्ट नहीं करेगा, और इसलिए हमारा साइज बढ़ रहा है। शेल्स तो बढ़ ही रहे हैं, है ना। दैट इज़ वाई आर साइज डाउन द ग्रुप इज गोइंग टू इंक्रीज। अब ये समझ में आ गया, इस पे सब कुछ डिपेंड करेगा। तो जैसे हम पहली प्रॉपर्टी लेते हैं, फॉर एग्जांपल डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी होती है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी को इफेक्ट करेंगी दो चीज़ें, मास ऑफ द एटम और वॉल्यूम ऑफ द एटम, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ इसके अंदर, इस ट्रेंड के अंदर, आई कैन सी कि डाउन द ग्रुप मेरा मास ऑफ द एटम बढ़ रहा है ना, बिकॉज हमारे न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। सो डाउन द ग्रुप आप देख रहे हो कि मास तो बढ़ रहा है ना। तो यानी कि बिकॉज डेंसिटी एज यू कैन सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो डेंसिटी, मास बढ़ा तो डेंसिटी भी बढ़नी चाहिए, है ना। बट अगर दूसरी चीज़ देखूँ तो डाउन द ग्रुप हमारा एटम और बड़ा 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 हो रहा है, राइट, विच मीन्स द वॉल्यूम ऑल्सो इज इंक्रीजिंग। तो मास तो बढ़ ही रहा है, तो वो तो समझ लिया हमने, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, बट एज यू कैन सी डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ती है तो डेंसिटी को कम होना चाहिए। अब ये दो फैक्टर्स हैं हमारी, मास और वॉल्यूम, ये दोनों उल्टा काम कर रहे हैं। मास कह रहा है कि मैं बढ़ रहा हूँ, डेंसिटी बढ़नी चाहिए, वॉल्यूम कह रहे हैं कि मैं बढ़ रही हूँ तो डेंसिटी कम होनी चाहिए, राइट। बट माई फ्रेंड्स, डेंसिटी के केस में हमारा जो मास होता है ये हमारा और डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वॉल्यूम से कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि मास कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़ रहा होता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं एज कम्पेयर टू वॉल्यूम, इसीलिए हमारा मास डोमिनेट कर जाता है, एंड दैट इज़ वाई डेंसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट ट्रेंड पढ़ते हैं हम लोग, आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकालने की, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड to take the valence electron out from any atom, that is called your ionization energy, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जा रहे हो, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से और दूर जा रहा है, तो यानी कि अट्रैक्शन जो हो रही है कम हो रही है ना। अब दूर जाएगा कोई तो अट्रैक्शन तो कम होगी, राइट। सो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो जितना दूर जाएगा उतना उसको न्यूक्लियस कम अट्रैक्ट कर पाएगा, और जितना कम अट्रैक्ट कर पाएगा उतना हमारे लिए आसान होगा उसको निकालना, राइट। सो एज यू गो डाउन द ग्रुप यू कैन सी द आयनाइजेशन एनर्जी विल ऑलवेज डिक्रीज। जितना नीचे जाओगे उतना हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा, और दूर हो जाएगा तो उसको हम लोग इजीली निकाल पाएंगे, कम एनर्जी लगेगी, राइट। सो डाउन द ग्रुप द आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज गोइंग टू डिक्रीज। ओके, तो अब एक और चीज़ समझो, अगर मैं इन सारे एलिमेंट्स को देखूँ, इनका फिजिकल फॉर्म देखूँ, तो नाइट्रोजन तुम्हें पता है कि गैशियस फॉर्म में नाइट्रोजन गैस होती है ना, तो एग्जिस्ट इन द गैशियस फॉर्म। वरस बाकी जो सारे हैं, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे हमारे सॉलिड्स, ठीक है। तो पहले ये समझते हैं कि नाइट्रोजन के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों, सिर्फ वो हमारा गैस क्यों है, बाकी सब हमारे सॉलिड्स क्यों हैं, थोड़ा सा ये समझते हैं। तो अगर मैं कंपेयर करूँ हमारे नाइट्रोजन को और फॉस्फोरस को, ठीक है, हमेशा याद रखना है जो हमारा पहला एलिमेंट होगा ना किसी भी फैमिली का, वो थोड़ा सा अलग होगा कंपेयर टू द बाकी फैमिली, ठीक है। तो पहला एलिमेंट हमारा इस केस में नाइट्रोजन है, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो हमारी फैमिली है, ठीक है। अब डिफरेंस मेन यहाँ पे कहाँ आता है? मैंने क्या बताया था, एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है साइज़, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन का साइज़ कंपैरेटिवली बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, द साइज ऑफ नाइट्रोजन इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ये ऐसी कुछ चीज़ें कर पाएगा जो बाकी फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ कोई नहीं कर सकता, ठीक है। अब वो क्या है? एज ए सेड, यहाँ पे हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2s2 2p3, हियर इट इज़ 3s2 3p3, है ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए मेरे पास 5। अब यहाँ पे भी 5 है, कोई डिफरेंस तो है नहीं, है ना। बट सबको पता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए फॉर मॉलिक्यूल टू बी स्टेबल? इट शुड बी 8।
8 इलेक्ट्रॉन आने के बाद हमारा जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली नाइट्रोजन को भी 5 कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, फॉस्फोरस को भी कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इस ग्रुप के सारे एलिमेंट को कहीं ना कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो अब ये समझते हैं कि नाइट्रोजन क्या करेगा उसके लिए। अब नाइट्रोजन इस बात का फ़ायदा उठाता है कि वो बहुत ही छोटा है एंड साइज में बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ मल्टीपल बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। तो वो इतना नहीं ढूंढेगा कि यार कहाँ से मैं 3 एटम्स ढूंढूँ, वो अपनी जैसा एक और ढूंढेगा और उसके साथ तीनों बॉन्ड बना लेगा। एंड दैट इज़ वाई ओनली नाइट्रोजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। ये हमारा एक क्या बना है, हमारा ट्रिपल बॉन्ड बना है, राइट। तो वो सिर्फ नाइट्रोजन कर सकता है, बाकी एलिमेंट्स इस ग्रुप के नहीं करेंगे वो चीज़, ठीक है। और ऐसा क्यों कर सकता है, क्योंकि इसका साइज इतना छोटा है। वी नो दैट जब भी मल्टीपल बॉन्ड बनता है वी हैव p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व, है ना। तो ये एक पी पाई बॉन्ड बनता है और दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पी पाई बॉन्ड, ठीक है। ऐसे इसको इस बॉन्ड को हल्के में मत लेना, दिस ट्रिपल बॉन्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ओके। एंड अगेन ये सिर्फ कर पाता है इसलिए क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है। और ये जो पूरा मॉलिक्यूल बन के आया, व्हाट इज दिस इज अ N2 मॉलिक्यूल, है ना। ये क्या है, इट इज़ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, ठीक है। द एटॉमिसिटी हियर इज 2। अब क्योंकि ये मॉलिक्यूल भी साइज में बहुत छोटा होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स एटम इतना छोटा है तो मॉलिक्यूल भी छोटा ही होगा, राइट। दैट इज़ वाई योर N2 हियर इज अ गैस, क्योंकि इतना छोटा हमारा मॉलिक्यूलर साइज हो गया है, ठीक है। मैं बात करूँ फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस बेचारे को भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से, है ना। तो फॉस्फोरस क्या करेगा, फॉस्फोरस चाहे तो ट्रिपल बॉन्ड कर सकता है इन केस जस्ट लाइक नाइट्रोजन ने किया, बट नो, क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा है इसलिए ये जो एफिशिएंट ओवरलैप है ना वो इस केस में नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो पी पाई बॉन्डिंग की बात मैंने की थी इन केस ऑफ नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, वो यहाँ पे नहीं होती है। इसलिए फॉस्फोरस अब कोई और तरीका अपनाएगा। फॉस्फोरस को भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3 बॉन्ड तो बनाने पड़ेंगे। तो फॉस्फोरस अपने जैसे 1 नहीं 2 नहीं 3 ढूंढेगा, ठीक है। एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू कंप्लीट इट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया इट इज़ ऑफ रेड फॉस्फोरस, ठीक है। बाद में समझेंगे क्या रेड फॉस्फोरस ब्लैक फॉस्फोरस का क्या चक्कर है, विल अंडरस्टैंड इट इन अ वाइल, ओके। सो विल अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या है, बट माई पॉइंट टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि यहाँ पे बिकॉज एटॉमिसिटी इज ऑल्सो नॉट डायटोमिक और एटम मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली बड़ा हो जाएगा एंड दैट इज वाई इट इज गोइंग टू बी अ सॉलिड, ठीक है। सो पी पाई बॉन्ड की वजह से नाइट्रोजन छोटा है, ठीक है। साइज सबसे मेन फैक्टर है, हमेशा रखना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ही दुनिया में साइज होता है। और क्योंकि साइज इतना छोटा है नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अलग होती हैं कंपेयर टू द डिफरेंट अदर एलिमेंट्स इन इट्स ग्रुप, ठीक है। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रेंड की विच इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं एंड आज हम लोग सारी कंफ्यूजन हटा देंगे इस ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या होता है और फिर आगे समझेंगे कि नाइट्रोजन फैमिली की कितनी होती है कितनी नहीं होती, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पास एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, NS2 NP3 थी, ठीक है। यानी कि वी हैव अ टोटल ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल, यानी कि हमें कहीं ना कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए फॉर द टोटल टू बी 8 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये तो सबको पता है पहले से, है ना। सो बेसिकली ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से लेना है, राइट। सो बेसिकली हम 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम इलेक्ट्रॉन्स ले या फिर हम लोग गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करें, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन्स टेक करेंगे, ठीक है। कहीं से इलेक्ट्रॉन हम ले ही ले, और अगर हम लोग टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं यानी गिव एंड टेक करते हैं तो वी नो इट इज़ आयनिक बॉन्ड, ठीक है। बिकॉज आयनिक बॉन्ड में होता है गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या हम क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है कि अगर हम गिव और टेक में इतना विश्वास नहीं रखते तो हम क्या करेंगे, हम लोग शेयरिंग करेंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी विल शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए हम किसी और से शेयर करेंगे एंड दैट माय फ्रेंड्स विल बी कॉल्ड अ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर आते हैं। ऑक्सीजन स्टेट कभी कभी होती है नेगेटिव, कभी कभी होती है पॉजिटिव, कभी कभी होती है जीरो। ये समझते हैं कि किस पे डिपेंड करता है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले हम लोग गिव एंड टेक पे आते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग बात करते हैं आयनिक बॉन्ड्स की। जब गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो मुझे पता है आयंस बनते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयंस एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनते हैं, ठीक है। तो द वन हु टेक्स इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, विल बी हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने गलत काम किया, उसने कहीं से इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। तो ऐसे समझना है कि उसका नेगेटिव चार्ज होता है, उसने गलत काम किया, टेक्स इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन देता है, द वन विच गिव्स इलेक्ट्रॉन्स और प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन्स, विल बी हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने अच्छा काम किया, उसने डोनेशन करी, उसने कहीं पे इलेक्ट्रॉन दान दिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ NaCl, और यहाँ पे Na के ऊपर होता है +1 चार्ज, क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, बिकॉज Na में
वी हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और क्लोराइड में हमारे पास कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन Na इसको दे देता है, ठीक है। इसके भी हमारी ऑक्टेट पूरी हो जाती है, इसकी भी ऑक्टेट पूरी हो जाती है। एंड सिंस Na हैज़ गिवन आउट इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज हैविंग +1 चार्ज, और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इट इज हैविंग -1 चार्ज। तो इस केस में +1 -1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस NaCl मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि ये एक आयनिक मॉलिक्यूल है। ओके तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो पॉजिटिव, बहुत क्लियर बात है। बट कोवैलेंट में कैसे जज करेंगे? कोवैलेंट में तो कोई गिव एंड टेक हो ही नहीं रहा है ना, कोवैलेंट में तो देयर इज नो गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन हाउ डू वी जज कि किसका नेगेटिव होगा किसका पॉजिटिव होगा? लेट्स अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो कोवैलेंट के केस में क्या होता है, वी हैव अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज गोइंग टू टेक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो नाइट्रोजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, इसको कहीं से 3 और चाहिए। तो अगर ये कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर ले, लेट्स से इन हाइड्रोजन से इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, है ना। बट अब मैं ये कैसे बोलूँ कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाइड्रोजन के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? अब सिंपली हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में से नाइट्रोजन की ज़्यादा ऑफ कोर्स। तो नाइट्रोजन पे इस बॉन्ड को अगर मैं सिर्फ देखूँ, ठीक है, ओनली टॉकिंग अबाउट दिस वन बॉन्ड, तो नाइट्रोजन के ऊपर -1, इसके ऊपर +1। अब मैं इस बॉन्ड को देखूं तो नाइट्रोजन के ऊपर दोबारा से -1 +1, इस बॉन्ड को देखूं तो -1 +1। तो यहाँ पे माय फ्रेंड्स नाइट्रोजन के ऊपर टोटल कितनी हो गई, -3, क्योंकि 3 बाय -1 आ गया, ठीक है। और हाइड्रोजन, ऑल द हाइड्रोजन्स विल बी हैविंग +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो इन केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स जहाँ पे शेयरिंग होती है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड करेंगे कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होने वाली है, ठीक है। अब क्योंकि हमारी मिनिमम ऑक्सीजन, दिस इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि मैंने क्या बोला, हमारे पास है NH2NP3, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो या तो ये क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से ले सकता है, सो दैट इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स और इट विल बी स्टेबल। दूसरी चीज़ ये भी कर सकता है कि ये इन पाँचों को बाहर दे दे, यानी कि इट लूजेज ऑल द 5 इलेक्ट्रॉन्स, तब भी फाइनल कितना हो जाएगा, तब भी विल बी हैविंग स्टेबल कॉन्फिगरेशन, क्योंकि पांचों हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाएंगे, ठीक है। क्वाइट अ डिफिकल्ट थिंग, बट ये भी एक ऑप्शन है जो हमारा नाइट्रोजन फैमिली कर सकती है, एंड ऐसा होता भी है इन योर PCl5, ठीक है। फॉस्फोरस भी तो नाइट्रोजन फैमिली का ही मेंबर है, राइट। इसमें भी क्या है, इसमें 4s2 4p3 है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास PCl5 में क्या होता है, इफ़ यू जस्ट लुक एट इट अगेन, अगर मैं हर बॉन्ड को देखूं बहुत ध्यान से, तो इट्स हैविंग, इस बॉन्ड को देखूं तो +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 and -1 +1. So all the chlorides have a -1 oxidation state, and the phosphorus is having a +5 oxidation state, ठीक है। तो ये जो हमारी फैमिली है नाइट्रोजन फैमिली, इसमें मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो सकती है -3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से ले लेगा, और मैक्सिमम हो सकती है +5, यानी कि पांचों इलेक्ट्रॉन्स अपने बाहर दे देगा, ठीक है। सो इज द कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर टू ऑल ऑफ अस कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? 2 तरीके हो सकते हैं, आयनिक और कोवैलेंट, एंड दिस इज हाउ वी डिसाइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस ग्रुप, ओके। अब हम बात करेंगे अबाउट समथिंग अदर देन ऑक्सीजन। अब प्लीज कंफ्यूज मत होना, अभी तक मैंने जो बोला इट वाज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, यानी कि कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑन द एटम। अब मैं बात करूंगी अबाउट द कोवैलेंसी, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड। कोवैलेंसी क्या होती है, ठीक है, अब उसको डिस्कस करते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके सो अभी तक हमने बात करी थी अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिस्कस किया था। एंड नाउ वी आर क्लियर विद द फैक्ट कि इस ग्रुप की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज -3 एंड मैक्सिमम इज +5, यानी कि या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से लेगा या शेयर करेगा, या फिर वो 5 इलेक्ट्रॉन्स कहीं देगा या शेयर करेगा, ठीक है। ऑल्सो समथिंग इन बिटवीन कैन ऑल्सो हैपन, है ना। तो ये तो हमारी हो गई मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात करते हैं कोवैलेंसी की, यानी कि कितने बॉन्ड्स ये बनाएगा, ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस ग्रुप, ओके। तो ग्रुप में हम लोग हर एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन की हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, इट इज़ 1s2 2s2 2p3, है ना। तो यहाँ पे इफ़ आई जस्ट एक्सपैंड इट आई कैन सी कि दिस इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। 2s है, 2p है, ठीक है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है एंड 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स।
अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग चाहिए, है ना, तभी तो हमारा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। इसलिए नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स फॉर्म करता है, कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है व्हेन इट शेयर्स द इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट इज व्हाई वी हैव कंपाउंड्स लाइक NH3, NCl3, NF3, ठीक है। तो ये सब हमें इसलिए दिखते हैं बिकॉज ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके 3 बॉन्ड्स बन गए, ठीक है। बट व्हाट अबाउट दिस लोन पेयर? ये लोन पेयर क्या करेगा? ये लोन पेयर एक इनर्ट पेयर की तरह यहाँ पे बैठा रहेगा, ठीक है, यानी कि इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करने की, ठीक है। ये बॉन्डिंग पार्टिसिपेट तब कर सकता है जब ये सिंगल होता है ना, और सिंगल कैसे होगा? सिंगल ये तब होगा जब ये यहाँ पे जाके कहीं पे किसी ऑर्बिटल में जा पाए, ठीक है। और अगर 2D नाम की कोई ऑर्बिटल एग्जिस्ट करती होती तो ये भी अनपेयर हो जाता, ठीक है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता और फिर हमारे पास 5 बॉन्ड्स बन पाते हैं, ठीक है। बट क्योंकि 2D नाम की कोई ऑर्बिटल एग्जिस्ट ही नहीं करती, डी तो स्टार्ट D3 से होता है ना, वी हैव 3D 4D 5D बट वी डू नॉट हैव 2D, दैट इज़ वाई ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर नहीं हो पाते हैं, एंड वी ओनली हैव 3 बॉन्ड्स विच कैन फॉर्म इन केस ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई कि यानी कि 3 बॉन्ड्स नाइट्रोजन बना सकता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। नाइट्रोजन जो है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड तो उसने बना लिए, बट ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी तो पड़े हैं विच आर इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, राइट। अब ये जो लोन पेयर है ये जनरली तो पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन के अंदर या फिर बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि इसको दया आ जाती है, यानी कि व्हेन देयर इज सम ऐसी कोई स्पीशी जो काफ़ी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी है, जैसे ये प्रोटॉन, ठीक है, ये काफ़ी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी है, ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। अब कंप्लीट डोनेशन नहीं करता जस्ट लाइक एन आयनिक बॉन्ड, ओके, और यहाँ पे शेयरिंग भी नहीं हो रही। शेयरिंग मतलब दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ शेयर होगा ना, बट ये हाइड्रोजन तो इसके पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, इसके पास सिर्फ लेने के लिए जगह है, राइट। तो दिस काइंड ऑफ बॉन्ड इन विच देर इज ओनली वन वे डोनेशन इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसलिए नाइट्रोजन के पास, ये हमारे पास 3 बॉन्ड्स तो थे ही, है ना, ये एक लोन पेयर वो डोनेट कर देता है टू दी हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी, नॉट जस्ट हाइड्रोजन, कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी हो सकती है, एंड दिस इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो यानी कि मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो गई? कोवैलेंसी कितनी हो गई नाइट्रोजन के केस में? इट इज इक्वल टू 4, ठीक है। 3 तो नॉर्मल बॉन्ड्स हो गए, कोवैलेंट बॉन्ड्स, और एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड भी हो गया, राइट। सो अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, यू विल से +5, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो 5 ही होता है, ठीक है, बट मैक्सिमम कोवैलेंसी इज 4। क्लियर? अब हमने नाइट्रोजन को डिस्कस तो कर लिया, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की विच इज फॉस्फोरस, ठीक है। अगर फॉस्फोरस की मैं बात करूं, इट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है। अब यहाँ पे वी हैव 3s, एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल वही सिनारियो है जैसे ऊपर था ना, सेम 3p है, 3s में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 3p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। एग्जैक्टली सेम वही चीज़ है, यहाँ पे 3 सिंगल बॉन्ड्स बन सकते हैं क्योंकि हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, दैट इज़ वाई वी हैव कंपाउंड्स लाइक PCl3, ठीक है। बट यहाँ पे वी ऑल्सो हैव अ वेकेंट 3D, ठीक है। अभी जो 3D वेकेंट पड़ा, 1 2 3 4 5 या 3D वेकेंट पड़ा हुआ है, दिस कैन एक्सेप्ट दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर ये हमारा, हम P को एक्साइट कर देंगे, ओके, सो व्हाट वी विल बी गेटिंग इज, हमें दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट वी विल गेट, ओके। And now we not only have just 3 but we have 5 unpaired electrons, और इसलिए हमारे पास 5 बॉन्ड भी बन सकते हैं, तो PCl5 कैन ऑल्सो फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे कोवैलेंसी 3 नहीं है, 4 भी नहीं है, बल्कि 5। बट क्या 5 है? क्या 6 भी हो सकती है? एग्जैक्टली यस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3D है जो खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ही तो आया, ठीक है, अगर हम पेयरिंग करा देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे मैक्सिमम, बाकी जगह पे तो खाली पड़ी हुई है ना। सो दिस कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो, इसीलिए दिस इज इट्स एक्चुअली कॉल्ड ल्यूइस एसिड ऑल्सो, ठीक है। ल्यूइस एसिड क्या करते हैं? दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, है ना। तो अगर हमारा PCl5 मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर मैं एक क्लोराइड आयन और दे दूंगी, ठीक है, सो इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द क्लोराइड आयन एंड वी हैव PCl6- कैन ऑल्सो फॉर्म। कहाँ पे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन करेगा? क्योंकि इसके पास जगह एक्सेप्ट करने की, इट इज हैविंग अ 3D वेकेंट 3D प्रेजेंट, है ना, जो कि हमारे पास नाइट्रोजन के पास नहीं होता है, राइट। दैट इज वाई PCl6 कैन एक्चुअली फॉर्म। तो यहाँ यानी कि इस केस में, इन केस ऑफ फॉस्फोरस, द मैक्सिमम कोवैलेंसी इन केस ऑफ फॉस्फोरस इज 6, ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम अभी भी 5 ही है, बट कोवैलेंसी यहाँ पे 6 हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप नाउ वी नो कि क्यों 5
इलेक्ट्रॉन्स या 5 बॉन्ड्स PCl5 तो बन जाता है, बट NCl5 नहीं बनता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो 2D है ही नहीं ना। कैसे वो अपनी ऑक्टेट एक्सपैंड करेगा, कैसे वो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करेगा, कर ही नहीं सकता, जगह ही नहीं है करने की, राइट। सो नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म NCl5 बट PCl5 कैन एक्चुअली फॉर्म। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम लोग थोड़ी सी और। सारे हम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की, सारे हम लोग एलिमेंट्स की बात करें तो वी हैव नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है। नाइट्रोजन के पास क्या है, 2s 2p है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2d है ही नहीं, तो यहाँ पे तो वी कैन नॉट टॉक अबाउट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एट ऑल, तो यहाँ पे तो +3 ही हुई, ठीक है। फॉस्फोरस में वी हैव 3s 3p एंड अ 3d, तो यहाँ पे अनपेयरिंग आसानी से हो सकती है, 3s से इलेक्ट्रॉन 3d में जाके अनपेयर हो सकता है, तो यहाँ पे +3 भी है, +5 भी है, ठीक है। आर्सेनिक की बात करें, इट इज़ 4s 4p और 4d तो है ही, ठीक है। ऑफकोर्स यहाँ पे भी हो सकती है हमारी अनपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो +3 भी पॉसिबल है, +5 भी पॉसिबल है। अब बात करते हैं एंटीमनी की। वी हैव 5s 5p एंड 5d, ठीक है। जैसे जैसे हमारा शेल नंबर बढ़ रहा है ना यार, वी आर गोइंग फ्रॉम 2 to 3 to 4 to 5 एंड टू फाइनली 6s 6p एंड 6d, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है ना फ्रॉम s to d, जो मैंने यहाँ पे तुम्हें दिखाया, यहाँ पे जो डबल इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ जाके सिंगल हो गया और ये अनपेयर्ड बन गया, ठीक है। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s to d बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे क्या होगा, शेल नंबर बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, 6 हो रहा है। जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ रहा है, शेल को ऐसे हल्के में मत लो, शेल मतलब हाई एनर्जी, जितना हाई नंबर ऑफ शेल उतना हाई एनर्जी होती है, ठीक है। तो क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी है, ये ट्रांसफर ऐसे थोड़ा कि अपने आप हो जाएगा, नो, अ लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू ट्रैवल फ्रॉम s to d, और जितना शेल बढ़ेगा उतनी एनर्जी चाहिए, और उतनी एनर्जी सबके पास तो होती नहीं है ना। तो जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे आएंगे ना, ये जो 6s की पेयरिंग है, ठीक है, p में तो इलेक्ट्रॉन्स खाली पड़े हुए हैं, और d में जो इलेक्ट्रॉन्स जाने चाहिए फॉर द मैक्सिमम कोवैलेंसी टू बी 5, ये चीज़ नहीं हो पाती, बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। इट रिक्वायर्स अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसलिए ये चीज़ हो ही नहीं पाती, अवॉइड हो जाती है। इसलिए जो ये हमारा पेयर है, जो हमारा 6s में पड़ा हुआ है, ठीक है, ये इनर्ट रह जाता है। इनर्ट मतलब बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसे हमारे पी वाले ने तो क्या किया, इट एक्चुअली बिकम एक्साइटेड और वो उसमें चला गया, अनपेयर हो गया एंड इट पार्टिसिपेटेड इन बॉन्डिंग, इसलिए हमारा +5 भी पॉसिबल हो गया, ठीक है। बट जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं, ये जो हमारा s वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अनपेयर नहीं हो पाते हैं, इसीलिए ये बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस इफेक्ट को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। ओके, सो as you go down the group, the inert pair effect increases, and that is why you will see कि जैसे जैसे नीचे जाओगे, तुम बिस्मथ पे अगर आते हो तो इट विल ओनली शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 तो वो दिखाएगा ही नहीं दिखाएगा। ये भी +5 दिखाता है, बड़ी मुश्किल से दिखाता है, ठीक है। बिस्मथ इज ओनली गोइंग टू शो +3, नो +5 एग्जिस्ट हियर बिकॉज ऑफ द इफेक्ट कॉल्ड द इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि अनपेयर होना हो जाता है बड़ा ही ज़्यादा। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज कॉल्ड द डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो अगेन पहले हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है एंड देन विल अप्लाई दिस टू द नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होती है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन भी हो रही है, किसकी, एक ही एटम की, ठीक है। एक ही एटम है, वो रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, दैट काइंड ऑफ अ रिएक्शन इज कॉल्ड अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑलराइट, अब ऑक्सीडेशन क्या होती है, ये पता होगा सबको दुनिया में। ऑक्सीडेशन होती है टेकिंग अप ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ओके, और गिविंग आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। रिडक्शन होती है उल्टा, विच इज गिविंग आउट ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड टेकिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। नाउ अब समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने क्यों पढ़ा फॉर योर नाइट्रोजन फैमिली। अब मैंने बोला कि नाइट्रोजन फैमिली के अंदर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, मिनिमम हो सकती है -3, मैक्सिमम हो सकती है +5, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीडाइज ही हो सकते हैं यहाँ तक, मिनिमम रिड्यूस हो सकते हैं यहाँ तक, और मैंने ये भी कहा था कि इन बिटवीन भी एग्जिस्ट करती हैं, जो कि बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। तो जो +1, +2, +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, है ना, ये चारों कहाँ, इन ऑफकोर्स ये -3 और +5 के बीच में लाई करती हैं, है ना।
तो ये चारों ऑक्सीजन स्टेट ऐसी ऑक्सीजन स्टेट हैं जो कि इतनी स्टेबल नहीं होती हैं, और जिस भी नाइट्रोजन के ऊपर ये चारों होती हैं ना, वो चाहता है कि या तो जल्दी से मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊँ या जल्दी से रिड्यूस हो, ठीक है। तो व्हेन अ नाइट्रोजन आइटम इज हैविंग दीज ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +3 +4, तो वो डिस्प्रपोर्शनेट होना चाहेगा इनटू अ रिड्यूस्ड एंड एन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ, सो वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ HNO2, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन इज हैविंग अ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे? नाइट्रोजन को अगर मैं x मान लूँ, ओके, तो हाइड्रोजन की होती है 1 + x -2 टाइम्स ऑफ 2, क्योंकि ऑक्सीजन की होती है 2, ठीक है, -2 रादर, टोटल 0, तो x कम्स आउट टू बी +3, ओके। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की है +3, ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है इनटू NO प्लस HNO3 प्लस वाटर, ओके। सो यहाँ पे कितनी है? इट इज़ +2, और यहाँ पे कितनी है? इट इज़ +5, ओके। सो द +3 one गॉट रिड्यूस टू +2 and also got oxidized to +5. तो एक ही atom of nitrogen was also reduced and was also oxidized. This kind of a reaction is called a disproportionation reaction, ठीक है। सेम रिएक्शन आप पढ़ सकते हो in case of phosphorus also. In case of phosphorus we have H3PO3. In this case it is +3 oxygen state. इसको हम लोग heat करते हैं, you will get PH3 which is phosphine gas, a very dangerous one, okay, plus H3PO4. यहाँ पे है +5 और यहाँ पे है -3, ओके। सो +3 इज गेटिंग reduced to -3 and oxidized to +5. So this is what your disproportional reaction. अब बात करते हैं about the hydrides of this group, ठीक है। हाइड्राइड्स होते हैं और दे आर कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो आई थिंक ये तो कितनी बार पढ़ लिया यार। नाइट्रोजन का है NH3, ठीक है, देन फॉस्फोरस का PH3, आर्सेनिक का ASH3, एंटीमनी का SbH3 एंड बिस्मथ का BiH3। तो ये तो हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं। ये सारी हमारी हाइड्राइड्स ऑफ योर 15 ग्रुप एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ अस। अब हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज़ द प्रिपरेशन, ठीक है। और वहाँ थोड़ी परेशानी होगी यार, क्योंकि थोड़ा सा रट्टा तो मारना पड़ेगा कि कैसे प्रिपेयर करना है हमको इन हाइड्राइड्स को, बट वी विल ट्राई टू मेक दैट ईजियर। तो हम लोग थोड़ी देर में इसको पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ ये है अबाउट सम ट्रेंड्स, ठीक है, कि हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हाइड्राइड्स में क्या फ़र्क पड़ेगा, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी को क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर को क्या हो जाएगा। तो धीरे धीरे सबको पकड़ते हैं, ठीक है। पहले वाला है हमारा ट्रेंड थर्मल स्टेबिलिटी का, ओके। तो चैप्टर के बिगिनिंग में ही मैंने बता दिया था एक चीज़ बहुत क्लियरली कि एक ट्रेंड ही है जो गॉड ट्रेंड है, उसके अलावा कुछ ट्रेंड पढ़ने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है, विच इज़ द एटॉमिक साइज, ठीक है। तो हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इज गोइंग टू व्हाट इंक्रीज, है ना। तो बिकॉज सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ जो सब्सिडरी हम लोग बॉन्ड्स बना रहे हैं, हाइड्राइड्स क्या है, बॉन्ड्स ही तो है ना विद 3 हाइड्रोजन एटम्स। तो जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ रहा है, हमारा एटम का साइज बढ़ रहा है, ऑफकोर्स हमारा हाइड्रोजन एटम उससे और दूर 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 हुए जा रहा है, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट बिस्मथ हियर, तो इतना बड़ा बिस्मथ, ठीक है, एटम, और उसके साथ हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं। तो क्या तुम्हें लगता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा कंपेयर टू इफ आई टॉक अबाउट द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है उसके पास स्ट्रॉन्गली बहुत ही क्लोजली हाइड्रोजन एटम्स अटके हुए हैं, तो ऑफकोर्स दे विल बी मच मोर स्ट्रॉन्गर, है ना। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ऑफकोर्स द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज गोइंग टू बी मच मोर लोअर। इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट करेंगे तो कितना स्टेबल है ना। अगर जल्दी से फटाफट से डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो मतलब इट इज़ लेस थर्मली स्टेबल, एंड अगर बहुत देर तक नहीं होगा तो इट इज़ मोर थर्मली स्टेबल। तो ऑफकोर्स डाउन द ग्रुप जाके साइज बढ़ रहा है, हमारा बॉन्ड वीक होता जा रहा है, तो थर्मल स्टेबिलिटी इज गोइंग टू डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। ईजी, सब कुछ साइज पर डिपेंड करेगा, खुद देख लेना, साइज से ज़रा इंपॉर्टेंट ट्रेंड कोई है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है? देखो एक चीज़ पता होनी चाहिए कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। रिडक्शन मीन्स गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन, ओके, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तीनों का मतलब रिड्यूसिंग होता है, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है? ये सब मैं जो ये तीनों मैंने बताया, दिस इज रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जस्ट इसका उल्टा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। सो रिड्यूसिंग कैरेक्टर, जब भी कोई रिड्यूसिंग होगा
तो वो सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग होगा। अगर किसी को रिड्यूस कर रहा होगा तो खुद को डेफिनेटली ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करूँ तो यानी कि खुद के साथ वो क्या कर रहा है, खुद को वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइज कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, ठीक है। अभी तो मैंने पढ़ा डाउन द ग्रुप जाऊंगी, हाइड्रोजन को लूज करना बहुत आसान हो जाएगा, है ना, बिकॉज साइज बड़ा हो रहा है, बॉन्ड इतना स्टेबल इतना स्ट्रांग नहीं है। तो डाउन द ग्रुप जाके अगर आपका हाइड्रोजन को लूज करना आसान हो रहा है, इट मीन्स रिड्यूसिंग कैरेक्टर और सेल्फ ऑक्सीडेशन कैरेक्टर इज गोइंग टू इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज योर लुइस बेसिक ट्रेंड, ठीक है। तो अब मुझे पता है ये चीज़ कि जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर 3 बॉन्ड्स तो हैं, हाइड्रोजन अगर मैं लगा दूँ NH3 की बात करूँ अगर, और एक क्या है, लोन पेयर है। एंड दिस इज नॉट ओनली द केस विद नाइट्रोजन बट ऑल्सो विद ऑल द अदर वंस जो नीचे नीचे होते हैं, है ना। तो ये जो हमारे लोन पेयर्स होते हैं ये डोनेट हो पाते हैं, ठीक है, बिकॉज दे कैन गिव द इलेक्ट्रॉन्स आउट। इसको हम लोग लुइस बेस भी बोलते हैं, बिकॉज दे कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स, और जितना आसानी से वो ये काम कर पाएगा उतना अच्छा लुइस बेस वो होगा, ऑफकोर्स, है ना। तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ अगर, तो यहाँ पे इतने छोटे से एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो ऑफकोर्स वो इजीली डोनेशन के लिए अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करूँ बिस्मथ की, इतने बड़े साइज़ की, तो इतने बड़े पे हमारे पास ये एटम्स हैं। तो कैसे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, उसके लिए कितना मुश्किल है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना, राइट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स खुद ही उसके ऊपर इजीली प्रेजेंट नहीं है, उसको डिफ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट है। तो वो कैसे, जब खुद के ऊपर ही उसके पास ठीक से नहीं है तो कैसे किसी और को देगा, राइट। दैट इज़ वाई डाउन द ग्रुप योर बेसिक कैरेक्टर और लुइस बेसिक कैरेक्टर टेंड्स टू डिक्रीज, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे, योर लुइस बेसिक कैरेक्टर ऑल्सो डिक्रीजेस। And the last trend which you have to understand as of now is the bond angle, ठीक है। बॉन्ड एंगल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द नाइट्रोजन एंड द ऑक्सीजन फैमिली, क्यों ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि हमने यार एक कंसेप्ट पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन नाम का, ठीक है। वो कंसेप्ट ये बोलता था कि अगर मैं लेट्स से CH4 की बात करूँ तो क्या होना चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऐसे 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है, ओके, एंड द शेप शुड बी 90 डिग्री, है ना, क्योंकि क्या है, ऑल द p ऑर्बिटल्स आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। कार्बन में हमारे पास p ऑर्बिटल्स हैं, हाइड्रोजन में हमारे s ऑर्बिटल्स हैं, तो ये सारे बॉन्ड 90 डिग्री पे होने चाहिए आइडियली, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, वी नो दैट द शेप एक्चुअली इज टेट्राहेड्रल, ठीक है, 109.5 डिग्री होता है हमारा एंगल, और ये इसका रीज़न हमने कहा था बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन इज समथिंग विच हैपन्स, है ना। दिस इज द रीज़न हमारे जो बॉन्ड एंगल्स है वो 90 नहीं होते हैं, हो ही नहीं सकते, क्लियर। बट जो हमारे पास 15th और 16th ग्रुप है, ठीक है, यानी कि योर नाइट्रोजन फैमिली एंड ऑक्सीजन फैमिली, इसकी जो हाइड्राइड्स होती हैं लाइक NH3, PH3, ASH3, SbH3 एंड बिस्मथ H3। अबाउट ऑक्सीजन इफ आई से इट्स H2O, है ना, ठीक है, H2S, H2Se, H2Te, H2Pu, ठीक है। इसके बारे में ज़रा बात नहीं करेंगे, इट्स रेडियो एक्टिव। सो बेसिकली जो हाइड्राइड्स हैं हमारे 15th और 16th ग्रुप की, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हाइब्रिडाइजेशन नाम के कंसेप्ट से, ये इससे बहुत परे हैं। ये एक रूल पे चलते हैं जिसका नाम है ड्रैगोज रूल, ठीक है। ड्रैगोज रूल बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, 90 डिग्री होना चाहिए था, 90 डिग्री ही रहेगा, कोई हाइब्रिडाइजेशन नाम की चीज़ नहीं हो रही है, ठीक है। सो ओनली एक्सेप्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज हियर इन द 15th and 16th ग्रुप एलिमेंट्स विद द हाइड्राइड्स ऑफ द 15th and 16th ग्रुप एलिमेंट्स, स्पेशली जो हाइड्राइड्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 इसके हमारे पास रीजंस होने चाहिए फॉर ड्रैगोज रूल टू बी फॉलोड। पहली बात तो द एलिमेंट शुड बी ऑफ 15th और 16th ग्रुप, सेंट्रल एलिमेंट जो है वो 15-16 ग्रुप का होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज़ वो ये है कि हाइड्राइड्स होनी चाहिए, ठीक है, या तो हाइड्रोजन के साथ कोई बॉन्ड होना चाहिए या फिर हाइड्रोजन से भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हाइड्राइड्स होती है मोस्टली, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज दैट पीरियड शुड बी 3 और अबव, तो यानी कि सेकेंड पीरियड यानी कि दिस एंड दिस डू नॉट फॉलो दिस रूल, इसलिए नाइट्रोजन NH3 में द शेप इज़ बेंट, ठीक है, ये सबको पता है, बेंट शेप होती है इसकी। ऑक्सीजन में, वाटर में द शेप इज़ बेंट लाइक दिस, है ना। बट अगर मैं बात करूँ PH3 की, द शेप इज़ लाइक दिस, इट्स 90 डिग्री, ओके।
एंड मतलब अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री। तो सारे के सारे बाकी हाइड्राइड्स में द शेप इज़ गोइंग टू बी, द एंगल इज़ गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 90 डिग्री। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, क्योंकि 15th और 16th ग्रुप के एलिमेंट्स फॉलो दिस अमेजिंग रूल कॉल्ड ड्रैगोज रूल एंड दे डू नॉट केयर अबाउट हाइब्रिडाइजेशन एट ऑल। ओके, अब फाइनली बात करते हैं अबाउट द प्रिपरेशंस ऑफ दीज हाइड्राइड्स। तो अभी तक हमने सारे ट्रेंड समझ लिए हैं कि क्या बढ़ता है क्या घटता है व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप। नाउ फाइनली कितना बच लेंगे यार, कभी ना कभी तो वी विल हैव टू टॉक अबाउट प्रिपरेशंस एंड रिएक्शंस, राइट? तो लेट्स डू दैट राइट नाउ। तो ये जो रिएक्शंस मैंने लिखे हैं ये हमको समझने हैं और याद भी करने हैं। आई विल नॉट कीप यू इनटू अ वेरी ड्रीमी वर्ल्ड, ठीक है? बट कैसे याद करना है थोड़ा सा वो समझ लेते हैं, राइट? अब ये प्रिपरेशंस ऑफ हाइड्राइड्स हैं, ठीक है? तो ऑफकोर्स ये तो पता है कि एक प्रोडक्ट तो हाइड्राइड होने ही वाला है, PH3 NH3 PH3 या MH3, M मतलब ऑल दी डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द 15 ग्रुप, ठीक है? तो हाइड्राइड तो डेफिनेटली बनने वाला है, ठीक है? रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट क्या है और बाय प्रोडक्ट क्या है, बस वो समझना है। बाकी सब कुछ बहुत आसान है, ठीक है? ओके, पहला रिएक्शन मैं देखूँ, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ PH3, यानी फॉस्फोरस की हैलाइड बनाई गई है, ठीक है? यूज़ किया है हमने फॉस्फोरस का एलिमेंटल फॉर्म मतलब जब ऑक्सीजन स्टेट जीरो होती है, यानी कि सॉलिड फॉस्फोरस की बात करूँ मैं अगर, दैट इज़ द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस जो उन्होंने यूज़ किया है। और इसमें उन्होंने डाला एक एक्वस NaOH, यानी कोई एल्कलाइन सोल्यूशन, ठीक है? एक्वस एल्कली डाला विच इज़ एक्वस NaOH। तो यानी कि जब तुम एलिमेंटल फॉस्फोरस में एक्वस NaOH डालोगे, ठीक है, या फिर कोई एल्कलाइन चीज़ डालोगे, तो यू विल बी गेटिंग PH3 एंड अलॉन्ग विद दैट NaH2PO2, ठीक है? तो ये थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है। अब ऑफकोर्स एक बार पढ़ोगे तो ऑफकोर्स डेफिनेटली ज़रूरी भूल जाओगे, है ना? फिर याद आएगा सीधा एग्जाम में कि यार काश पढ़ लिया होता। तो वो नहीं करना है हमको। बेसिकली हर रोज़, जैसे मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बोला, प्लीज़ ट्राई टू मेमोराइज एंड रिवाइज थिंग्स जो तुम्हें लगता है तुम भूल सकते हैं, ये तो डेफिनेटली कोई भी भूल सकता है, ठीक है? सो प्लीज़ मेक एन एफर्ट टू रिवाइज दीज। ऑलराइट, नेक्स्ट इज यहाँ पे मैंने यूज़ किया एलिमेंटल फॉस्फोरस, ठीक है? अब मैं एलिमेंटल फॉस्फोरस ना यूज़ करके एक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन या फॉस्फोरस यूज़ करूँगी टू मेक द नाइट्रोजन हाइड्राइड एंड फॉस्फोरस हाइड्राइड रिस्पेक्टिवली, ठीक है? और ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं ना, दीज बोथ आर योर आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है? आयनिक कंपाउंड्स, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, इन 15 ग्रुप एलिमेंट्स को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या तो ये ले लेंगे किसी से या ये शेयर करेंगे। अगर ये किसी के साथ ऐसे के साथ बॉन्ड कर रहे हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, तो दे विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स। बट अभी दे आर टॉकिंग अबाउट कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम एक मेटल है, ठीक है? तो इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, तो ये इलेक्ट्रॉन देने लेने में विश्वास करता है, तो नाइट्रोजन भी डायरेक्टली ले लेगा इससे इलेक्ट्रॉन, ठीक है? एंड इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट Ca3N2, ठीक है? कंप्लीटली एन आयनिक प्रोडक्ट दिस इज। अब इसमें आयनिक कैल्शियम नाइट्राइड या कैल्शियम फॉस्फाइड में अगर हम लोग वाटर डालेंगे, ठीक है, तो आयनिक प्रोडक्ट में वाटर डालोगे अगर, यू विल बी गेटिंग द रिस्पेक्टिव हाइड्राइड। अगर कैल्शियम नाइट्राइड है तो तुम्हें ऑफकोर्स NH3 मिलेगा, कैल्शियम फॉस्फाइड है तो ऑफकोर्स PH3 मिलेगा, ठीक है? अलॉन्ग विद दैट, बिकॉज कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम को ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना बहुत पसंद होता है, तो जहाँ भी उसको मौका मिलता है वो बना ही देता है, ठीक है? तो यू विल बी गेटिंग अलॉन्ग विद द हाइड्राइड द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है? नेक्स्ट वन इज जिंक M2, ओके? अगेन ये भी एक आयनिक है। अब यहाँ पे बस मेटल कैल्शियम था, यहाँ पे जिंक है, इतना ही फर्क है, ठीक है? बाकी हमारे पास यू कैन सी द फॉर्मूला इज ऑल्सो सेम। और ये M क्या है? M एक्चुअली रिप्रेजेंट्स ऑल द डिफरेंट अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है? यानी कि आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ओके? तो अगर हम लोग जिंक आर्सेनाइड या जिंक बिस्मथाइड, ठीक है, इनकी बात करते हैं, ओके, जिंक एंटीमोनाइड की बात करेंगे, उसमें अगर हम HCl डालते हैं, अगर हम लोग इसमें वाटर डालेंगे तो वी नो दैट हमारे पास प्रोडक्ट तो डेफिनेटली बनेगा विच इज़ दी हाइड्राइड, ठीक है? अगर हम वाटर की जगह एक आयनिक कंपाउंड में, ठीक है, मेटल के साथ जो आयनिक कंपाउंड है उसमें अगर हम HCl डालते हैं तो हमें प्रोडक्ट तो मिलेगा, ठीक है? अगर हम लोग M की जगह आर्सेनिक लेते हैं, जिंक आर्सेनाइड लेती हूँ, तो मुझे आर्सेनिक हाइड्राइड मिलेगी ऑफकोर्स, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये तो बहुत कॉमन सेंस है, ठीक है? बट साथ में क्या मिलेगा? वी विल बी गेटिंग ZnCl2। हमेशा याद रखना, जब भी कोई मेटल है, जो यहाँ पे जिंक है, ठीक है, और जब भी HCl होगा मीडियम में, ठीक है, तो मेटल हैलाइड तो पक्का बनेगी, डेफिनेटली बनेगी, ठीक है? यानी कि यहाँ पे ZnCl2 जैसे तुम देख रहे हो कि बन चुका है, क्लियर? तो मेटल हैलाइड तो डेफिनेटली बनेगी। तो कभी कंफ्यूज ही मत होना कि यार कोई बाय प्रोडक्ट क्या होगा इसका। ऑलवेज मेटल दिख जाए, HCl दिख जाए, मेटल हैलाइड तो उसी टाइम तुम बना दो, ठीक है? सो दीज आर द 4 रिएक्शंस जो तुम्हें अभी तक समझने हैं। दीज रिएक्शंस टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ योर
halides of hydrides of this group, and that's pretty much it. So अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेंड के बारे में, which is melting and boiling points of the hydrides. तो ये तो पता है, अब मैंने hydrides लिख दिए एक जगह पे, और ये सबको पता है कि डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो साइज ऑफ द hydrides is going to increase. So we have a small one, then a bigger one, then even bigger one, then a even bigger one and so on. ठीक है, एक और मैं बना नहीं रही हूँ बिकॉज जगह नहीं है, बट यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि जिससे नीचे जाओगे तुम्हारा साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज गोइंग टू इंक्रीज. तो एक बहुत ही जनरल सी बात है, लॉजिकल बात ये बोलती है कि यार हाँ, अगर बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए. क्यों ज़्यादा होना चाहिए, इसका साइंटिफिक आंसर क्या दोगे तुम? दिमाग को तो लग रहा है हाँ बड़ा होना चाहिए, बट क्यों? द रीज़न इज दैट जितना बड़ा मॉलिक्यूल का या इवन सेंट्रल एटम का साइज होगा ना, उतना हमारा वैंडर वॉल फोर्सेस ज़्यादा होंगे. ठीक है, जितने ज़्यादा वैंडर वॉल फोर्सेस होंगे उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा. ठीक है, सो वेरी क्लियर, डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इज गोइंग टू इंक्रीज. सो द ट्रेंड इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शुड बी कि मैक्सिमम इसका होना चाहिए, मिनिमम इसका होना चाहिए. दिस शुड बी द ट्रेंड विच शुड बी फॉलो. ठीक है, तो ये तो हो गया जो होना चाहिए. अब समझते हैं होता क्या है रियलिटी में. ठीक है, पहले बात करते हैं हमारे मेल्टिंग पॉइंट की. ओके, नाउ मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या होना चाहिए नॉर्मली? अगर मैं नॉर्मली तुमसे पूछूं, सबसे ज़्यादा होना चाहिए BiH3 का. ठीक है, फिर होना चाहिए SbH3 का, उसके बाद होना चाहिए AsH3 का, ऑलराइट, देन होना चाहिए PH3 का, एंड सबसे कम होना चाहिए हमारे अमोनिया मॉलिक्यूल यानी कि NH3 का. ठीक है, बट दिस इज समथिंग जो होना चाहिए. अब एक बात समझो मेरी बहुत क्लियरली, एक चीज़ तुम भूल रहे हो. ठीक है, वो क्या है कि जो नाइट्रोजन है ना, वो कोई एरा गैरा मॉलिक्यूल नहीं है, मतलब एरा गैरा एटम नहीं है. क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन बनाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. वैंडरवॉल से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, आयनिक और कोवैलेंट जितना स्ट्रॉन्ग भी नहीं, बट वैंडरवॉल से स्ट्रॉन्ग होता है, एंड दिस इज कॉल्ड अ हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, और क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, दैट इज़ वाई ये क्या करता है, सबसे पहले आगे खड़ा हो जाता है. ठीक है, एंड द एक्चुअल ऑर्डर इज दिस, यहाँ ना होके ये यहाँ आ जाता है. सो द हाइएस्ट melting point is going to be of that of ammonia, then BiH3, then SbH3, then AsH3 and then finally PH3. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल ट्रेंड है. तो प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट, याद करो, समझो, जैसे मर्जी करो, बट एग्जाम में आएगा, पहले भी आ चुका है. सो प्लीज़ बी वेयर ऑफ दिस ट्रेंड अलॉट. ठीक है, अब हमने ये तो मेल्टिंग पॉइंट की बात कर ली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट, द ट्रेंड इन द बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम बात है यार. जो होना चाहिए वो क्या है? होना ये चाहिए कि हमारा मैक्सिमम होना चाहिए BiH3, मिनिमम होना BiH3 मैक्सिमम होना चाहिए, NH3 मिनिमम होना चाहिए. दिस इज समथिंग विच शुड बी एक्चुअली फॉलोड, है ना. तो वही चीज़ लिख देते हैं. ठीक है, BiH3 शुड बी मैक्सिमम, देन हमारा होना चाहिए SbH3, देन होना चाहिए AsH3, देन होना चाहिए PH3 एंड देन होना चाहिए अमोनिया. ठीक है, बट अगेन कंसिडर क्या करना पड़ेगा, ये की जो नाइट्रोजन है भैया वो अलग से है, बिकॉज दिस फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो इसकी पोजीशन ये अब नहीं रहेगी. ठीक है, ये कहीं और जाएगा. बट जैसे हमारे फर्स्ट केस में ये सबसे पहले पहुंच गया था, वो ये नहीं करेगा, बिकॉज इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ओवर शैडो तो करेगा ऑफकोर्स वैंडरवॉल फोर्स को, पर इतना भी नहीं कर पाएगा. इसलिए नाइट्रोजन विल एक्चुअली कम हियर. ठीक है, यानी कि द एक्चुअल ऑर्डर विच शुड बी फॉलोड, actually which is followed is this. बीच में आता है अमोनिया, देन हमारा आएगा AsH3 एंड देन PH3. ठीक है, दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है, आई होप इसकी रियलिटी सबको क्लियर हो गई. अब बात करते हैं इनकी हैलाइड्स की. तो अभी तक मैंने बात करी थी ऑफ दी हाइड्राइड्स यानी कि हाइड्रोजन के साथ जो इनके कंपाउंड्स हैं. अब बात करेंगे इनके कंपाउंड्स विद हैलोजेंस. ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ नाइट्रोजन की बात करूँ, नाइट्रोजन हमारे, नॉट जस्ट नाइट्रोजन, बेसिकली पूरी की पूरी फैमिली जो है, दे मेक टू काइंड्स ऑफ हैलाइड्स विच इज़ ट्राई हैलाइड्स. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज पेंटा हैलाइड्स. अब ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्यों हमारा नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाएगा, कुछ 5 मिनट 10 मिनट पहले डिस्कस किया, तो वो चीज़ समझ लेना जब हम पेंटाहेलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे. बट फिलहाल वी टॉकिंग अबाउट ओनली द ट्राईहेलाइड्स ऑफ ओनली द नाइट्रोजन. ठीक है, तो अगर मैं नाइट्रोजन की हेलाइड्स और ट्राईहेलाइड्स या तो ट्राईहेलाइड्स की बात करूँ, इट इज़ गोइंग टू बी NCl3 NF, चलो NF3 ऊपर आएगा, सॉरी. ठीक है, अगर मैं ग्रुप के हिसाब से चलो, सो इट विल बी NF3 NCl3 NBr3 NI3. ठीक है, दिस इज नथिंग बट योर ग्रुप 17, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयरीन. ओके,
अब मैं अगर उनकी थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूँ, यानी कि हीट करोगे तो ये कितनी स्टेबल होंगी इनके हैलाइड, एक ही साइज़ है, एक ही हमारा ट्रेंड है विच इज़ द एटॉमिक साइज, भाई उसको समझ लो, सब समझ में आ जाएगा, है ना। तो नाइट्रोजन इतना छोटा सा, ओके, फ्लोरीन भी इतना छोटा सा, तो मॉलिक्यूल कितना कॉम्पैक्ट है, कितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे इसके, कितना तोड़ना कितना मुश्किल होगा इसको, ठीक है। फिर नाइट्रोजन तो इतना सही है, लेकिन क्लोरीन बड़ा मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है, एक नहीं तीन क्लोरीन है, तो ऑफकोर्स एक छोटू सा नाइट्रोजन कैसे तीन क्लोराइड को संभालेगा, मुश्किल तो है, राइट। अब ब्रोमीन की बात कर लो, इतना छोटा सा हमारा नाइट्रोजन, इतने बड़े बड़े हमारे ब्रोमीन, और मुश्किल भाई संभालना तो, ठीक है। फाइनली हमारा है NI3, ये तो भैया इतना ज़्यादा अनस्टेबल मॉलिक्यूल है कि भाई नीचे गिरते ही ऐसा टूटेगा, ऐसा फटेगा ना, दैट बहुत ही गंदा फटने वाला है, ठीक है। सो माई पॉइंट बीइंग दैट जैसे जैसे तुम ग्रुप में नीचे आओगे साइज बढ़ेगा, एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन साइज मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता जाएगा। दिस इज द बिगेस्ट वन विच इज योर NI3, एंड दिस इज माई फ्रेंड्स द मोस्ट अनस्टेबल वन। इतना अनस्टेबल मॉलिक्यूल है ना कि गिरते ही फटेगा, ओके। सो आई यू अंडरस्टैंडिंग वाई हम लोग जब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इट इज़ बिकमिंग लेस एंड लेस स्टेबल, थर्मली स्टेबल, क्यों? क्योंकि जितना छोटा मॉलिक्यूल है, कॉम्पैक्ट है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से नीचे जाओगे, साइज बढ़ेगा, बॉन्ड्स तो वीक हो ही रहे हैं, तो ऑफकोर्स थर्मल स्टेबिलिटी उनकी कम हो जाएगी। सो डाउन द ग्रुप द थर्मल स्टेबिलिटी इज गोइंग टू डिक्रीज। अब बात करते हैं इनके हाइड्रोलिसिस की। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिसिस, है ना, अगर हम लोग तोड़ के देखें तो हाइड्रो मतलब होता है पानी, ओके, एंड लिसिस मतलब होता है टूटना, ओके, विच मीन्स पानी की प्रेजेंस में किसी चीज़ को तोड़ते हैं जब हम, दैट्स कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। तो अगर मैं NCl3 की बात करूँ, ओके, इसमें अगर मैं वाटर डाल देती हूँ तो क्या बनता है हमारा? द प्रोडक्ट इज नथिंग बट NH3 एंड HOCl। अब ये याद कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, या फिर हम थोड़ा समझ भी सकते हैं, ठीक है। अगर मैं NCl3 बनाऊँ स्ट्रक्चर, ओके, तो ये मेरा स्ट्रक्चर है NCl3 का। नाइट्रोजन और क्लोराइड में से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है नाइट्रोजन, और क्लोराइड होता है पॉजिटिव, ठीक है, कंपैरेटिवली। नाउ अगर मैं इसमें वाटर को देखूँ तो वाटर में हमारा होता है एक H पॉजिटिव और एक OH माइनस। तो पॉजिटिव विल इंटरैक्ट विद नेगेटिव, तो N इंटरैक्ट करेगा किसके साथ? पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ, तो इसलिए हमारा बना है NH3। और HOCl ये OH वाला है, दिस विल इंटरैक्ट विद द Cl, सो इट विल फॉर्म HOCl, ठीक है। तो याद भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो, जैसी तुम्हारी श्रद्धा हो वैसे पढ़ो यार, क्योंकि रिएक्शन तो समझना ही है, क्योंकि एग्जाम में तो आना ही है ना। नेक्स्ट इज PCl3। PCl3 में अगर मैं वाटर डालती हूँ, यानी कि इसको हाइड्रोलाइज करने का ट्राई करती हूँ, तो अब ध्यान से देखो यार, PCl3 अगर बनाऊँ तो फॉस्फोरस और क्लोराइड में से इलेक्ट्रोनेगेटिव अब क्लोराइड है, और फॉस्फोरस इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब PH3 तुम्हारा नहीं बनेगा, जैसे NH3 बन गया था, अब PH3 नहीं बनेगा, अब बनेगा तुम्हारा H3PO3 प्लस HCl। अगेन सेम चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? क्लोराइड है इंस्टेड ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। नेक्स्ट इज AsCl3। AsCl3 में जब मैं वाटर डालूंगी, अगेन इस केस में भी हमारा As इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, क्लोराइड इलेक्ट्रो नेगेटिव है, ठीक है। तो द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी H3AsO3 प्लस HCl, ठीक है। तो कोई मुश्किल बात तो नहीं थी इसमें, आई थिंक बहुत ईजी था इसके अंदर। नाउ अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला, विच इज़ व्हाट इज़ इन केस ऑफ एंटीमनी। SbCl3 में अगर मैं पानी डालती हूँ तो मेरा प्रोडक्ट है SbOCl प्लस HCl, ठीक है। और अगर बिस्मथ क्लोराइड में पानी डालती हूँ तो प्रोडक्ट इज BiOCl प्लस HCl। अब तुम अगर देखो ध्यान से तो पहले वाला रिएक्शन डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हाइड्राइड बन रही है, ठीक है, ओनली बिकॉज नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है क्लोराइड से, ठीक है। तो ये अलग ही रिएक्शन हो गया, और मैक्सिमम पूछे जाते हैं रिएक्शन। नेक्स्ट इज योर फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस में हमारा बना H3PO3, द सेम वॉज इन केस ऑफ आर्सेनिक, H3ASO3, ठीक है। तो ये रिएक्शन सिमिलर हैं। देन हमारा जो एंटीमनी और बिस्मथ है, ये दोनों रिएक्शन सिमिलर है, इसमें हमारा बना है SbOCl एंड BiOCl। तो इसलिए इन पांचों रिएक्शन को तुम ऐसे पढ़ना कि फर्स्ट वाला अलग से पढ़ना, देन दीज टू आर हैविंग ग्रुप, देन दीज टू आर हैविंग ग्रुप, ठीक है। अच्छा, ये भी समझो कि हमारा जो एंटीमनी और बिस्मथ वाला लास्ट ग्रुप है ना, इसका जो ये रिएक्शन है, ये सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अ रिवर्स, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन भी है। तो इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, बिकॉज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एंटीमनी एंड बिस्मथ इज़ नॉट अ वेरी फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। ये एक रिवर्सिबल, ये दोनों जो है ये हमारे रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने पढ़ लिया अबाउट व्हाट आर द ट्राईहैलाइड्स। अब बात करते हैं हम लोग पेंटाहैलाइड्स की, ठीक है। तो पेंटाहैलाइड्स की अगर मैं बात करने जाऊँ तो मैंने क्लियरली तुम्हें क्या बताया था? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ओह गॉड, इतनी बार लिख दिया कि अब तो याद ही हो गया है ना।
याद तो पहले भी हो गया था, चलो कोई बात नहीं। सो मैंने बताया था कि नाइट्रोजन के पास डी सब शेल नहीं होता, इसीलिए ये अपनी ऑक्टेट जो है वो एक्सपैंड नहीं करता, इसलिए ये मैक्सिमम जो है 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है। एक और बनाता है विच इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट कोवैलेंट तो मैक्सिमम 3 ही बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे NCl5 के बारे में तो हम लोग पढ़ ही नहीं सकते, क्लियर। बात करेंगे अबाउट बिस्मथ। ये भी पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप जब भी जाते हैं तो क्या होता है, एक इफेक्ट होता है कॉल्ड द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसके पास तो डी ऑर्बिटल है, भरपूर है, बट ये क्या करेगा, ये स्टिल अपनी ऑक्टेट कंप्लीट, अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र है इनटू द 6s to 6d इज़ गोइंग टू बी क्वाइट डिफिकल्ट। इसीलिए ये जो एक 6s का पेयर है वो इनर्ट ही रह जाएगा, इसीलिए ये भी जो है ये BiCl5 तो डेफिनेटली नहीं बनाएगा, ठीक है। बट माई फ्रेंड्स एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि BiF5 तो बनता है, ठीक है। क्यों बनता है, क्योंकि अब जब हम फ्लोराइड की बात करते हैं, फ्लोराइड एज ए साइड एटम की बात करते हैं, तो फ्लोराइड जो है वो बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। बिकॉज ऑफ वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये जो एनर्जी गैप है ना, ये इतना मुश्किल लगता नहीं है मॉलिक्यूल को, और ये एनर्जी गैप हो जाता है आसानी से। दैट इज़ वाई ओनली BiF5 इज फॉर्म, ठीक है। बिस्मथ जनरली तो नहीं बनाएगा 5 बॉन्ड्स, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाएगा उसके अंदर, बट अगर फ्लोरीन होगा साथ में तो ये बना लेगा, ठीक है। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ पेंटाहेलाइड्स ऑफ योर ग्रुप 15। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारी दूसरी पेंटाहेलाइड की, विच इज़ PCl5। तो देखो नाइट्रोजन की तो पढ़ नहीं सकते, तो कोई तो पढ़नी है ना। सो हम पढ़ेंगे PCl5 यानी कि फॉस्फोरस की पेंटाहेलाइड को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। अब जो फॉस्फोरस की पेंटाहेलाइड है, सबसे फर्स्ट चीज़ तो ये है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है ऐसा, विच इज़ हैविंग 2 एक्सियल बॉन्ड्स एंड 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है। इनको हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बोलते हैं ये तीनों को, बिकॉज दे आर प्रेजेंट एट अ प्लेनर स्ट्रक्चर, ओके। और ये बाकी दोनों हमारे जो है वो एक्सियल बॉन्ड्स है, कंपैरेटिवली लॉन्गर है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ योर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसकी हाइब्रिडाइजेशन की, तो शेप क्या हो गई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गई, ओके। अगर मैं बात करूँ इसकी शेप की, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन की, सो यहाँ पे हमारे पास 5 बॉन्ड्स हैं विदाउट एनी लोन पेयर, है ना। तो एक बैठेगा S में, एक 3p में और एक T में, तो वी हैव sp3d हाइब्रिडाइजेशन हियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल है PCl5 का, ये खुद इतना कंफ्यूज मॉलिक्यूल है, इसे खुद नहीं पता कि ये क्या है, इसे खुद नहीं पता ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका क्या स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस होना चाहिए। यानी कि जो PCl5 है ना, इन गैशियस स्टेट, अगर मैं गैशियस स्टेट की बात करूँ, सो दिस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज अ नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड, नॉर्मल कोवैलेंट कंपाउंड की तरह एग्जिस्ट करेगा, जैसे कि मैंने अभी बनाया, ठीक है, PCl5 जो हमने पढ़ा अभी, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ सॉलिड स्टेट की, ओके, तो सॉलिड स्टेट में ये मॉलिक्यूल जो है ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। इन सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट इन आयनिक फॉर्म। देख रहे हो कितना कंफ्यूज है ये, इसे खुद नहीं पता इसे कैसे एग्जिस्ट करना चाहिए, सॉलिड स्टेट में या फिर कोवैलेंट स्टेट में। तो इन आयनिक स्टेट इट एग्जिस्ट एज अ आयनिक स्टेट इन सॉलिड फॉर्म। और आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, एक पॉजिटिव एनायन, एक पॉजिटिव स्पीशी होती है विच इज़ अ कैटायन, और एक नेगेटिव स्पीशी होती है विच इज़ कॉल्ड द एनायन। तो पॉजिटिव स्पीशी है PCl4 पॉजिटिव और नेगेटिव है PCl6 नेगेटिव, ठीक है। ये समझ में आ गया अच्छे से। ये हमारे कैटायन, और जैसे NaCl होता है, NaCl इज पॉजिटिव, इज अ आयनिक कंपाउंड, तो हमारा पहला वाला होता है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी, दूसरी वाली होती है नेगेटिवली चार्ज स्पीशी। सिमिलरली यहाँ पे पहली वाली है PCl4 पॉजिटिव इज दी फर्स्ट स्पीशी विच इज़ द कैटायन, एंड द सेकंड वन इज द एनायन, ठीक है। तो अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ, तो वी हैव 4 बॉन्ड्स विद अ पॉजिटिव चार्ज, इट्स गोइंग टू बी sp3, and यहाँ पे we have 6 bonds, we have sp3d2, okay, this is going to be tetrahedral and this is going to be octahedral। तो आई थिंक ये हमें अच्छे से क्लियर है कि PCl5 कंफ्यूज मॉलिक्यूल क्यों है, ठीक है। दूसरी बात ये समझो कि इसको भी तुम हाइड्रोलाइज कर सकते हो, वी हैव PCl5। अब हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ दी ट्राइहेलाइड्स तो पढ़ लिए, पेंटाहेलाइड भी पढ़ लो, ठीक है। तो PCl5 में जब हम पानी डालते हैं तो हमारा बन जाता है H3PO4, ओके, विच इज़ फॉस्फोरिक एसिड प्लस HCl, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर टू अस। ये मेरी PCl5 केमिस्ट्री है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री, बिकॉज ये मॉलिक्यूल इतना कंफ्यूज है ना, इसलिए एग्जामिनर्स को लगता है ये तो पूछ ही लो, इतना कंफ्यूज है, बच्चे भी कंफ्यूज होंगे इससे। तो इसमें कुछ कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, इतना सिंपल सी बात है, एक्सप्लेन भी कर दी मैंने, ठीक है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Now let's move on to the most interesting and the most important, I would say, part of this video, जहाँ हम लोग अपनी नॉलेज जो भी अभी तक समझा उसको अप्लाई करेंगे।
मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि प्लीज़ आराम से धीरे पढ़ो, ऐसा कुछ जरूर जल्दी नहीं है कि एक बार में सब पूरा टॉपिक खत्म करो लेकिन कुछ याद नहीं रहे, ठीक है। टॉपिक पढ़ो और धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और फिर ना हो ये चैप्टर तो मुझे बताना, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन बेसिकली सेज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो सकती है, दो भी फॉल्स हो सकती है, सारी भी फॉल्स हो सकती है, लेट्स फाइंड दैट आउट। बट क्वेश्चन मेन चीज़ है कि जब भी क्वेश्चन को देखो ना, उसको पहले ध्यान से करो। कभी कभी वो ट्रू पूछ रहा होता है, हम फॉल्स टिक कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे मार्क्स बढ़े जाते हैं, तो वो चीज़ हमें डेफिनेटली नहीं करनी है। क्वेश्चन को आराम से हौले हौले प्यार से पढ़ो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, तो मुझे गलत स्टेटमेंट बतानी है, ओके। पहली वाली है नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड, तो नाइट्रोजन जो है पेंटाहेलाइड नहीं बनाता। ये तो बिल्कुल सही है। NCl5 को तो हम पढ़े ही नहीं अभी तक, बिकॉज ऑफकोर्स NCl5 बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता NCl5 या NF5 वॉटेवर, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी सबशेल तो होता ही नहीं है, तो एक्सपैंड कैसे करेगा अपनी वो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ ये जो सही है, ठीक है, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज फॉस्फरस डज नॉट फॉर्म पेंटाहाइड। अरे फॉस्फरस को अभी तो पढ़ा हमने PCl5 को, ठीक है। तो वी जस्ट स्टडीड अबाउट द पेंटाहाइड ऑफ फॉस्फरस, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फॉस्फरस डज नॉट फॉर्म पेंटाहाइड, दिस इज फॉल्स, ठीक है। तो दिस इज माई मनी इज ऑन दिस वन, ठीक है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज बिस्मथ डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। तो देखो इनर्ट पेयर के मुताबिक तो इसको पेंटाहेलाइड नहीं बनानी चाहिए, लेकिन अभी हमने 5 मिनट पहले पढ़ा कि BiF5 बनता है, ठीक है। सो इसलिए ओनली बिकॉज ऑफ ओनली वन एक्सेप्शन ये स्टेटमेंट भी हमारी हो जाती है फॉल्स, बिकॉज बिस्मथ एक्चुअली डज फॉर्म पेंटाहेलाइड विच इज BiF5 एंड ऑल ऑफ द अबव। तो माई आंसर इज B and C, ठीक है। ओके, इजी था, कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं थी, जो पढ़ा है उसी में से, है ना। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज। अब नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी, अब याद करो, कोवैलेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट नाइट्रोजन कैन फॉर्म, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये तो मुझे पता है कि नाइट्रोजन के मैक्सिमम बॉन्ड 3 हो सकते थे, ठीक है, बिकॉज इट इज़ हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आटोमोस्ट शेल। ये 3 ने बना लिया बॉन्ड और 2 बच गए थे, राइट, जो जिनको हमने लोन पेयर कहा था, और हमने कहा था कि ये भी एक बॉन्ड बनाएंगे जिसमें ये डायरेक्टली डोनेट करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी बेचारे ऐसे को जिस पे इसको दया आ जाएगी, ठीक है। एंड दिस विल बी कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके। तो मैक्सिमम बॉन्ड्स 4 हो गए, सो ऑफ कोर्स द कोवैलेंस इज गोइंग टू बी 4। द आंसर इज ऑप्शन C, ओके। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बिस्मथ। अब कोई भी नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है, उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बी +3 एंड मिनिमम इज गोइंग टू मैक्सिमम इज गोइंग टू बी +5 एंड मिनिमम इज गोइंग टू बी -3। अब ये +5 प्रेफर नहीं करता, वो अलग बात है, इसको पसंद नहीं है +5 क्योंकि इसमें इनर्ट पेयर फेट आता है, वो एक अलग बात है, बट मैक्सिमम है तो +5 ना। सो द आंसर इज गोइंग टू बी +5, ओके। नाइट्रोजन एंड बिस्मथ डू नॉट एक्सीड देयर ऑक्सीडेशन स्टेट टू +5 ड्यू टू। अब ये तो पता है कि नाइट्रोजन भी NCl5 पसंद नहीं करता बनाना, बिस्मथ भी NCl5 पसंद नहीं करता बनाना, ठीक है। बट अब देखते हैं कि क्यों ऐसा है। द आंसर इज बोथ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट बिस्मथ में तो होता है पर नाइट्रोजन में कहाँ होता है? नाइट्रोजन में तो रीज़न क्या है 5 तक ना जाने का? बिकॉज उसके पास डिसेप्शन नहीं होता, ठीक है। बिस्मथ में रीज़न ये है कि हाँ उसके पास इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है, दैट्स वाई इट डज नॉट प्रेफर फॉर्मिंग दी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब नाइट्रोजन के केस में ये है कि वो प्रेफर करे भी तब भी नहीं बना सकता, ठीक है, उसके पास वो डिसेप्शन ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। बिस्मथ के पास ऑप्शन है पर वो पसंद नहीं करता, ठीक है। सो द आंसर इज गोइंग टू बी C, N due to unavailability of D subshell and bismuth due to inert pair effect. Clear? Okay. Which of the following statements are true? Okay, अब ध्यान से समझना, ये पूछ रहा है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है, ओके। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन अकर्स व्हेन द एटम एग्जिस्ट इन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैंने क्या बताया था, डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन होता है जहाँ पे कोई भी एटम है, ठीक है, वो किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, सेम रिएक्शन के अंदर वो एटम ऑक्सीडाइज भी होगा, ओके, और वो एटम रिड्यूस भी होगा, ओके। तो ऐसा रिएक्शन जहाँ पे सेम एटम ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है और रिड्यूस भी हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और इस केस में एटम होता है हमारी मिडल ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो भी मैक्सिमम है उसकी वो भी नहीं होगी, जो मिनिमम है उसकी वो भी नहीं होगी, उसके बीच में कहीं होगी, दैट्स वाई वो ऑक्सीडाइज भी करता है और रिड्यूस भी करता है, ठीक है। सो द आंसर इज गोइंग टू बी C. Disproportionate reaction occurs when the atom exists in the intermediate oxidation state. So I hope guys कि अभी हमें थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी अबाउट व्हाट इज़ नाइट्रोजन फैमिली। रश नहीं करना, किसी चीज़ को रश नहीं करना लाइफ में, ठीक है। ये चैप्टर बहुत प्यार से बहुत आराम से समझा जा सकता है, इसको इतना सर पे चढ़ाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई थिंक यू कैन वॉच द वीडियो अगेन, एंड प्लीज़ डाउट्स अगर हैं भी तो एक जगह है जहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं, कहाँ पे? गो टू EduRef,
प्रैक्टिस द टेस्ट, रीड द नोट्स, अच्छे से चैप्टर को समझो एंड देन कम बैक फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.